नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और उन प्रश्नों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बनेंगे उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। और इस क्लास की खास बात यह है कि इसमें जीएस के सभी सब्जेक्ट से प्रश्न लिया गया है, तो इसमें आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। ये 109 नंबर का क्लास है जिसे आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। आज के क्लास में हम लोग 110 नंबर के क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये 110 नंबर का है। यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। पहला प्रश्न आ चुका है जीके यहाँ पे हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, कि लॉर्ड डलहौजी भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने के लिए किसे अपनाया। अरे तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत अपनाया था। ये फेमस है व्यापकगत सिद्धांत के लिए। व्यापकगत सिद्धांत, इस व्यापकगत सिद्धांत के लिए फेमस था। व्यापकगत सिद्धांत क्या था कि ये एक ऐसा सिद्धांत लाया था कि, और इस सिद्धांत के द्वारा ये भारतीय राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लेता था। और इसे ही कहते थे, इसका अन्य नाम भी है, इसे विलय की नीति भी कहते हैं। इसे विलय की नीति भी कह के एग्जाम में पूछता है कि विलय की नीति किसने लाया था। और इसे ही राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। अब पूछा जाता है कि इस योजना के तहत कि इस योजना की शुरुआत सबसे पहले कब हुई। तो व्यक्तिगत सिद्धांत की अगर आपसे पूछे कि इस योजना की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये योजना 1848 में शुरुआत हुआ था। अब ये पूछा जाता है कि इस योजना के तहत लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम किस राज्य को अपना शिकार बनाया था। तो सर्वप्रथम अगर आपसे पूछे कि लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को शिकार बनाया, तो ये बनाया था आपके सतारा को। सतारा महाराष्ट्र का एक छोटा सा प्रांत था। इसे 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया और ये सतारा महाराष्ट्र में था उस समय। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब पूछा जाता है इसके तहत इसने कई छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन किया था। अगर आपसे पूछेगा कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के द्वारा उदयपुर को कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, तो अगर आपसे पूछे कि उदयपुर को कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, तो ये 1852 में मिलाया था। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे झांसी को कब अपनाया था, मतलब झांसी को कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, तो झांसी को आप लोग जानते हैं फेमस है। तो ये 1853 को झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया नागपुर को इसने कब अपनाया था, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। तो 1854 में नागपुर को भी इसने विलय कर लिया। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि लॉर्ड डलहौजी भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने के लिए किसे अपनाया गया था। तो ये व्यापकगत का सिद्धांत अपनाया था, जिसे विलय की नीति या फिर राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। इसकी शुरुआत इसने 1848 में की थी। अब इस योजना के तहत सर्वप्रथम शिकार बना सतारा, जो कि महाराष्ट्र का एक जगह था। 1848 में उदयपुर को इसने अपनाया, विलय किया 1852 को, झांसी को विलय किया 1853 में और नागपुर को विलय किया 1854 में। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न है कि भारत में कौन कौन से प्रक्षेपण यान है। प्रक्षेपण यान जिससे उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। आइए चलिए कुछ भारत के प्रक्षेपण यानों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि प्रक्षेपण यान और उसके फुल फॉर्म के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि जीएसएलवी क्या है, तो ये लॉन्च व्हीकल है भारत का। तो इसे क्या कहते हैं? जियो सिंक्रोनिस। इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसे बोलते हैं। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसे बोलते हैं। ठीक, ये बातें। पीएसएलवी के बारे में अगर आपसे पूछे कि पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है, इसे कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या बोलते हैं? पोलर सैटेलाइट लॉन्च, इसको कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं।
अगर आपसे पूछे कि SSLV को का फुल फॉर्म क्या है, ये भी भारत का एक प्रक्षेपण यान है, इसरो का प्रक्षेपण यान है। इसको बोलते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको क्या बोलते हैं? स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसी तरह से कुछ फुल फॉर्म याद रखेंगे, क्योंकि प्रक्षेपण यानों के फुल फॉर्म और इसके बारे में पूछा जाता है। LVM का अगर आपसे पूछे कि इसका क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है LVM थर्ड का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखेंगे, लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड इसका फुल फॉर्म है। क्या है इसका फुल फॉर्म? लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। तो इतनी बातें यहाँ से ध्यान रखेंगे। अंतरिक्ष से प्रश्न था, अंतरिक्ष साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में कौन कौन से प्रक्षेपण यान है। तो ये भारत के कुछ प्रमुख प्रक्षेपण यान है, PSLV, GSLV और SSLV, जिसे GSLV को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और SSLV को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और LVM थर्ड को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहते हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि कौन जनजाति नागालैंड से संबंधित है। तो देखिए, नागालैंड से संबंधित तो कई जनजाति हैं, लेकिन एग्जाम में रिंगमा के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है रिंगमा के बारे में। ये जनजाति है नागालैंड की, जिसके बारे में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और नागालैंड से संबंधित आइए कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न पढ़ लेते हैं, जो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। इसके बारे में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। महोत्सव के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। महोत्सव ये दोनों महोत्सव अगर आपसे पूछे, ये दोनों महोत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं, तो नागालैंड में ही मनाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि नागालैंड की राजभाषा क्या है, तो ये अंग्रेजी है नागालैंड की राजभाषा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। राजधानी पूछ ले, नागालैंड की राजधानी पूछ ले क्या है, तो आप सभी जानते हैं नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा राजधानी। और अगर आपसे पूछे कि 13वां संविधान संशोधन, एक और पॉलिटी से याद रखेंगे कि 13वां संविधान संशोधन 1962 ये किससे संबंधित है, तो ये नागालैंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागालैंड राज्य से संबंधित है। तो इतनी बातें यहाँ पे नागालैंड के बारे में कुछ याद रखेंगे। जैसे कौन जनजाति नागालैंड से संबंधित है, तो रिंगमा आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे हॉर्नबिल और महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। राजभाषा यहाँ की अंग्रेजी है, राजधानी कोहिमा, 13वां संविधान संशोधन 1962 ये नागालैंड से ही संबंधित है। तो क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दोस्तों में शेयर भी करें। आगे बढ़ते हैं कि 22वां राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। ये देखिए 22वां वाला जो हुआ था राष्ट्रमंडल खेल 22वां वाला, तो इसमें भारत का पहला स्वर्ण पदक ये मीराबाई चानू ने जीता था। किसने जीता था? मीराबाई चानू ने जीता था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मीराबाई चानू कहाँ की रहने वाली हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मणिपुर की ये खिलाड़ी हैं, भारोत्तोलन करती हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका खेल पूछ ले क्या है, इनका तो भारोत्तोलन इनका खेल है। भारोत्तोलन इनका क्या है, खेल है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कितने वर्ग में खेलती हैं, तो वर्ग भी इनका आप लोग को पता होना चाहिए। 49 kg में खेलती हैं, 49 किलोग्राम भार वर्ग में ये खेलती हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो बर्मिंघम 2022 वाला जो बर्मिंघम में हुआ था 2022 वाला, 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये 2022 वाला जो राष्ट्रमंडल जो खेल है ये हुआ था आपका बर्मिंघम में। ये हुआ था कहाँ पे, बर्मिंघम में। ठीक, बर्मिंघम कहाँ पे है, इंग्लैंड में। यहाँ पे 2022 वाला राष्ट्रमंडल खेल खेला गया था। और इस खेल का शुभंकर आपसे पूछेगा। इसका आयोजन 4 वर्ष में होता है, तो शुभंकर वगैरह याद रखेंगे आप। इसका शुभंकर पेरी था, पेरी इसका शुभंकर था। और बात करते हैं भारत ने कुल पदक इसमें कितने जीते थे, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत ने कुल इसमें 61 पदक जीते थे। भारत 61 पदक के साथ 4th स्थान पे इसमें था।
तो ये भी बातें आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेंगे कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये जीता था मीराबाई चानू ने। मणिपुर की रहने वाली हैं। इनका खेल भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग है और कितने वर्ग में खेलते हैं? तो 49 किलोग्राम वर्ग में ये खेलती हैं। और 2022 वाला जो राष्ट्रमंडल खेल है बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। इसका शुभंकर पेरी था। भारत ने कुल इसमें 61 पदक जीत करके 4th स्थान पे था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ये वर्ल्ड जियोग्राफी में इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन किस देश में होता है? तो आइए चलिए उत्पादन से संबंधित प्रश्न पढ़ते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन तो पूछे विश्व में तो चीन में होता है, चीन में। अगर चाय का सबसे बड़ा उत्पादन पूछ ले, चाय का, तो वो भी चीन में ही होता है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादन। जबकि अगर आपसे पूछे चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, पहले तो चीन में होता था लेकिन अब भारत में होने लगा है चावल का सबसे बड़ा उत्पादन। भारत टॉप पे आ गया है चावल में भी और जनसंख्या में भी। उसके बाद दलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी भारत करता है। उसके बाद फिर अब्रक का पूछ ले, इसका भी सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत करता है। जूट का पूछ ले, इन सभी का सबसे ज़्यादा उत्पादन अपना भारत करता है। कौन करता है? भारत। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है वो भारत है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि लौंग का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो वो करता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया लौंग का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर रबड़ का पूछे कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है रबड़ का, तो वो करता है आपका थाईलैंड। तो ये कुछ एडिशनल प्रश्न भी आप लोग याद रखें। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा देश करता है? ये करता है चीन। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी चीन ही करता है। चावल, दलहन, अदरक, जूट, इन सब का सबसे ज़्यादा उत्पादन अपना भारत देश करता है। लौंग का सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडोनेशिया करता है। और रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है वो थाईलैंड है। कौन है? थाईलैंड। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि संस्कृत नाटक स्वप्नवास दत्तम किसने लिखा था, तो ये लिखा था आपके संस्कृत जो नाटक स्वप्नवास दत्तम था, संस्कृत नाटक स्वप्नवास दत्तम, इसे भास ने लिखा था। किसने? भास ने लिखा था। ये तो आप लोग ध्यान रखेंगे, भास ने लिखा था। एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ पुराने पुस्तकों के बारे में यहाँ पे हम लोग रिवीजन करेंगे क्योंकि एग्जाम में कुछ पुराने पुस्तकों के बारे में भी पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे गाथा सप्तसाथी, गाथा सप्तसाथी एक पुस्तक है। गाथा सप्तसाथी ये एक पुस्तक है जिसे किसने लिखा था? ये बातें आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल नामक एक व्यक्ति ने इसे लिखा था। मुद्रा राक्षस की बात करें, मुद्रा राक्षस की बात करें, मुद्रा राक्षस ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था विशाख दत्त ने। किसने लिखा था? विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक को लिखा था। और विशुद्ध मार्ग की बात करें, विशुद्ध मार्ग की बात करें, ये बुद्ध घोष ने लिखा था। किसने? बुद्ध घोष ने लिखा था। विशुद्ध मार्ग के लेखक कौन है? बुद्ध घोष। और अमुक्त माल्यदा एक पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। अमुक्त माल्यदा ये कृष्ण देव राय ने लिखा था। किसने? कृष्ण देव राय ने ये पुस्तक लिखा था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कवि राजमार्ग एक पुस्तक है, कवि राजमार्ग ये एक पुस्तक है, इसे किसने लिखा था? तो इसने अमोघ वर्ष ने इस पुस्तक को लिखा था। किसने? अमोघ वर्ष नामक लेखक ने इसे लिखा था। तो ये कुछ पुस्तकों के बारे में आप लोग याद रखें कि संस्कृत नाटक स्वप्नवास दत्तम इसे भास ने लिखा था। गाथा सप्तसाथी हाल ने लिखा था। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने। विशुद्ध मार्ग बुद्ध घोष ने। और अमुक्त माल्यदा किस देवराय ने लिखा था। और कवि राजमार्ग अमोघ वर्ष ने लिखा था। तो ये पुस्तकों के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन संधि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर अनिवार्य सीमा निर्धारित करती है? तो ये जनरल अवेयर के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए।
तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपने सुना होगा, क्योटो प्रोटोकॉल, तो उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पे सीमा निर्धारण करने के लिए ही बनाया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल। अब सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल ये हुआ कब था, तो इसका संबंध किससे है क्योटो प्रोटोकॉल का। तो कॉप 3 का नाम आप लोग सुनेंगे, कॉप 3, कॉप नंबर 3 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 3 होती है, जो कि हुआ था क्योटो में। इसी वजह से इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल पड़ा। क्योटो कहाँ पे है, जापान में, इस वजह से इसका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। ये हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, अगर आपसे पूछे कब हुआ था तो ये हुआ था 1997 में, 1997 में। लेकिन ये लागू कब हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, ये 2005 में लागू हुआ था। कब, 2005 में इसे लागू किया गया। और इसका कॉप का आयोजन कौन करता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जितनी भी होती है, इसका आयोजन UNFCCC करता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म होता है। इसका उद्देश्य होता है क्योटो प्रोटोकॉल का, अगर आपसे पूछे कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य बता दो, तो इसका उद्देश्य सीधा साधा है ग्लोबल वार्मिंग कम करना। ग्लोबल वार्मिंग को क्या करना, कम करना, इसका उद्देश्य है। क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना इसका उद्देश्य है। और एक चीज़ अगर आपसे पूछे, हाँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोग बता दीजिए कब हुआ था और वो किससे संबंधित है। इससे एक प्रश्न आपसे मैं पूछता हूँ कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आप लोग बताइए कब हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बता दीजिए ये कब हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कि कौन संधि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर अनिवार्य सीमा निर्धारित करती है, तो ये है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध कॉप 3 से है, जो कि क्योटो जापान में हुआ था 1997 में। लेकिन ये प्रोटोकॉल लागू 2005 से किया गया। इस वजह से ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ। UNFCCC के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म होता है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य सीधा ग्लोबल वार्मिंग को डाउन करना इसका उद्देश्य है। भारत के पहले वायसराय कौन बने, तो देखिए भारत के पहले वायसराय कैनिंग बने थे। लेकिन आइए चलिए यहाँ पे कुछ प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे सारे वायसराय और गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, अगर आपसे पूछे इंडियाज फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे आपके विलियम बेंटिंग। आप सभी जानते हैं कौन थे, विलियम, यहाँ पे पेन चेंज कर लें, विलियम बेंटिंग थे। ठीक, ये बातें हो गई। अगर आपसे पूछे कि इंडिया लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे आपके कैनिंग। लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, कैनिंग थे लास्ट गवर्नर जनरल। और पहले वायसराय पूछ लें यहीं पे कि इंडिया फर्स्ट वायसराय कौन बने थे, तो भी ये कैनिंग बने थे। वहीं पे फिर गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है और वहाँ पे वायसराय का पद लाया जाता है। तो इसी वजह से इसके पहले वायसराय कौन बने थे, कैनिंग बने। कौन बने, कैनिंग बने। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पहले वायसराय इसके कौन बने, कैनिंग। फिर भारत होता है स्वतंत्र, यहाँ पे होता है। फिर अगर आपसे पूछे पहले वायसराय, तो फर्स्ट वायसराय कैनिंग बन गए। अगर यहीं पे लास्ट वायसराय पूछे कौन बने थे, तो वो बने थे माउंटबेटन। कौन बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पे बने लास्ट वायसराय। फिर भारत क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। फिर 1947 आया, भारत क्या हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया। तब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जाता है, तब पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो वो बने थे माउंटबेटन। माउंटबेटन बने थे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के लास्ट गवर्नर जनरल कौन बने, स्वतंत्र भारत के लास्ट गवर्नर जनरल कौन बने, स्वतंत्र भारत के लास्ट गवर्नर जनरल। और फर्स्ट इंडियाज गवर्नर जनरल कौन बने थे, फर्स्ट इंडियाज गवर्नर जनरल, तो ये बने थे सी राज गोपालाचारी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, सी राज
सी राजगोपालाचारी बने थे। तो इतनी बातें यहाँ से याद रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लीजिए। देखिए भारत के पहले वायसराय कौन बने थे? कैनिंग बने थे। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे सभी वायसराय के बारे में बताया हमने। अगर आपसे पूछे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने? विलियम बेंटिंग। अगर आपसे पूछे लास्ट गवर्नर जनरल कौन बने? कैनिंग। और फर्स्ट वायसराय भी कौन बने? कैनिंग। और लास्ट वायसराय कौन बने? माउंटबेटन। फिर भारत स्वतंत्र होता है, फिर वायसराय, फिर लास्ट गवर्नर जनरल कौन बने? माउंटबेटन। और लास्ट गवर्नर इंडियन गवर्नर फर्स्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन बने और लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट इंडिया गवर्नर जनरल ये बने सी राजगोपालाचारी। ठीक, इतनी बातें यहाँ पे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे अगला प्रश्न कि EOS 08 मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए EOS 08 मिशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट। ठीक, इसको SSLV D3 से लॉन्च किया गया था। SSLV D3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। SSLV का फुल फॉर्म अभी हमने बताया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है। और देखिए भारत में कुछ सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, उनके रॉकेट्स का पूछा जाता है कि ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। तो अगर आपसे पूछे आदित्य L1 एक इसरो का मिशन है जो कि पहला सूर्य मिशन था। आदित्य L1 इसे लॉन्च किया गया था। इसे लॉन्च किया था PSLV C57 रॉकेट से इसे इसरो ने लॉन्च किया था। और एक्सपोसैट एक मिशन था इसरो का एक्सपो POEM मिशन। अगर आपसे पूछे इसरो ने इस मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो PSLV C58 मिशन से PSLV C58 रॉकेट से इसरो ने इसे लॉन्च किया। और एक आप लोग ध्यान रखेंगे प्रोबा 3 करके एक मिशन था इसरो का, इसे इसरो ने लॉन्च किया PSLV C59 से लॉन्च किया। और इसरो का जो स्पेडेक्स मिशन था, स्पेडेक्स मिशन अंतरिक्ष में दो सैटेलाइटों को आपस में जोड़ना, इसे कहते हैं स्पोडेक्स मिशन। और इसे इसरो ने लॉन्च किया गया था PSLV C60। और हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है ये अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और उच्च न्यायालय की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है वो जारी करता है आपके अनुच्छेद 226 के तहत। किसके तहत जारी करता है? अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अनुच्छेद 32 को कहते क्या है? इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। इसको कहते हैं संवैधानिक इसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 32 को पूछा जाता है एग्जाम में, क्या कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का इसे अधिकार कहा जाता है। ठीक, ये बात हो गया। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि रिट कितने होते हैं, तो अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करता है। कितने तरह के? 5 तरह के रिट जारी करता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, पांचों रिट के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है और वो कब कब जारी किया जाता है ये भी पूछा जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऐसे नंबरिंग नहीं है, आप लोग ध्यान रखेंगे 5 रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, उसके बाद परमादेश हो गया, परमादेश आप लोग ध्यान रखेंगे। और उत्प्रेषण भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एक रिट है। उसके बाद अधिकार परीक्षा ये भी एक रिट का प्रकार है, अधिकार परीक्षा। और एक यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिषेध। ठीक, प्रतिषेध ये भी एक प्रकार का रिट है, प्रतिषेध। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये 5 प्रकार के रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। तो पॉलिटी से महत्वपूर्ण प्रश्न था कि सर्वोच्च न्यायालय
अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे कहा जाता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 32 को। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध उच्च न्यायालय यही रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। उच्च न्यायालय रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन नहीं है? तो देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली, तो देखिए हमारी जो शास्त्रीय संगीत होती है उसकी 2 शैली होती है। यहाँ पे नोट करेंगे, जो हमारी शास्त्रीय संगीत होती है ना, उसकी 2 शैली होती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि कौन कौन उसकी 2 शैली होती है। तो पहली शैली आप लोग ध्यान रखेंगे जिसे हिंदुस्तानी शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? पहली शैली को हिंदुस्तानी शैली बोलते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। शैली मतलब स्टाइल। तो दूसरी वाली को कर्नाटक शैली कहते हैं। दूसरी को क्या कहते हैं? कर्नाटक शैली कहते हैं। ठीक। और इन दोनों के प्रकार के बारे में याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली किसे कहते हैं। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की कुछ शैलियां हम बता देते हैं और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की कुछ शैलियां बता देते हैं, जिससे आप लोग को पता रहे कि आपको क्या लगाना है। तो देखिए ध्रुपद पूछ ले तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली है। ख्याल पूछ ले तो ये भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली है, ख्याल। ठुमरी पूछ ले, ठुमरी का नाम भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली है। और एक टप्पा भी याद रखेंगे, तो ये टप्पा भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली है। उसके बाद कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की कुछ शैली, कृति हो गया, वर्णम हो गया, ये भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली है। कीर्तन हो गया, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली है। और पल्लवी आप लोग याद रखेंगे, पल्लवी ये भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की शैली है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी शैलियाँ हैं, जैसे ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और टप्पा, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली है। और कर्नाटक शैली में आती है कृति, वर्णम और कीर्तन, पल्लवी, ये आती है। ठीक, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न इकोनॉमी से है। इकोनॉमी का प्रश्न है कि भारत में मूल क्षेत्र के उद्योगों में शामिल नहीं है। तो मूल क्षेत्र के उद्योगों में आप लोग सीधे इस प्रश्न को काटिए, लिखिए कि मूल क्षेत्र के उद्योग, जिसे कोर सेक्टर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कोर सेक्टर। इसमें 8 उद्योगों को शामिल किया गया है। ऐसे उद्योग जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था पे बड़ा योगदान है, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है, ऐसे उद्योग को क्या कहते हैं? मूल क्षेत्र के उद्योग या फिर कोर सेक्टर के उद्योग बोलते हैं। ये 8 उद्योग कौन कौन से हैं? जैसे बिजली हो गया, बिजली का भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरा योगदान है। उसके बाद स्टील हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। प्राकृतिक गैस आप लोग यहाँ पे नोट करिए, प्राकृतिक गैस का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत योगदान है। रिफाइनरी हो गया, रिफाइनरी इसका भी बड़ा योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे कि कच्चा तेल, आप लोग ध्यान रखेंगे कच्चा तेल हो गया। उसके बाद सीमेंट हो गया, सीमेंट उद्योग का भी बड़ा योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में। उर्वरक यानी कि खाद वगैरह, उर्वरक का भी भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। और एक याद रखेंगे कोयला। तो ये हैं कोर सेक्टर के उद्योग। 8 हो गए ना? 3, हाँ, तो 8 हो गए हैं। 3, तो ये हैं 8 उद्योग जिन्हें कोर सेक्टर के उद्योग बोलते हैं या फिर मूल क्षेत्र के उद्योग। तो जब भी आपसे पूछे कि कौन से मूल क्षेत्र के उद्योगों में नहीं है, तो आप लोग इनका नाम याद रखेंगे कि कौन कौन से मूल क्षेत्र के उद्योग हैं। जैसे बिजली हो गया, स्टील हो गया, और प्राकृतिक गैस हो गया, रिफाइनरी, कच्चा तेल, सीमेंट, उर्वरक और कोयला, ये सभी कोर सेक्टर के उद्योग माने जाते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये कोर सेक्टर के उद्योग हैं, इसको निर्धारित कौन करता है? इसकी निर्धारित करने वाली संस्था कौन है कि ये कोर सेक्टर के उद्योग हैं? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के बारे में आप लोग जानते होंगे। केंद्रीय सांख्यिकी
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। यही संगठन एक रिपोर्ट जारी करती है, उस रिपोर्ट को कहते हैं कि उस रिपोर्ट को औद्योगिक उत्पाद सूचकांक कहते हैं। उस सूचकांक में इन 8 को लिस्टेड किया गया है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमी का प्रश्न था कि भारत में मूल क्षेत्र के उद्योगों में शामिल कौन कौन से हैं। मूल क्षेत्र के उद्योग जैसे कोर सेक्टर के उद्योग हमने बताया, बिजली, स्टील, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, कच्चा तेल, सीमेंट, उर्वरक और कोयला, ये सभी शामिल है। और इसको निर्धारित कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं कि कौन अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण का प्रावधान करता है। तो विधान परिषदों का निर्माण का अगर प्रावधान पूछे तो ये करता है अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169। तो इसका गठन और समापन अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का, इसका गठन की बात करें या फिर समापन की बात करें, समापन, विधान परिषद कोई किसी राज्य में हटाया जा सकता है, गठन भी किया जा सकता है। इसका गठन और समापन कौन करता है? संसद करता है। संसद करता है किस अनुच्छेद के तहत? इसी अनुच्छेद 169 के तहत इसका गठन करता है। जबकि अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि विधानसभा की, राज्यों की जो विधानसभा है इसकी संरचना किस अनुच्छेद में है? संरचना किस अनुच्छेद में है? तो संरचना किस अनुच्छेद में है? तो विधानसभा की बात करें तो 171, अनुच्छेद 171 में है। जबकि विधान परिषद की बात करें, चलिए इसको 170 बना देंगे। विधानसभा की संरचना 170 में है। अब जबकि विधान परिषद की संरचना जो है, विधान परिषद की जो संरचना है ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद नंबर 171। यहीं पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप लोग बताइए कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर विधान परिषद वाले राज्यों की बात करें तो भारत में विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं। विधान परिषद वाले कितने राज्य हैं भारत में? 6 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? आइए शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। यूपी, बिहार हो गया, यहाँ पे विधान परिषद है। और महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पे क्या है? विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। ठीक, या फिर कह सकते हैं विधान परिषद है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न पॉलिटी से था कि कौन अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण के लिए प्रावधान करता है? अनुच्छेद 169। और विधान परिषद का, किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो या फिर उसका समापन करना हो तो संसद करेगा 169 के तहत। जबकि विधान परिषद की संरचना पूछ ले तो वो 171 में है और विधानसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 170 में है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के 6 राज्यों में विधानसभा है। एक आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्यों में है। हो सकता है आगे और भी राज्यों में बन जाए विधान परिषद। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है? ये प्रश्न है आपका वर्ल्ड जियोग्राफी से। अब यहाँ पे हम लोग विक्टोरिया जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बना हुआ है, नदी पूछ रहा है तो आप लोग याद रखेंगे जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी। और ये जाम्बेजी नदी आप सभी जानते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। अब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की कुछ नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अफ्रीका से नदियों से संबंधित कौन कौन से अभी तक एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं? आसवान बांध के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। आसवान बांध ये है आपके करीब, ये नील नदी पे स्थित है। नील नदी कहाँ पे नील नदी है? अफ्रीका की नदी है नील नदी। अगर आपसे पूछे कि स्टेनली जलप्रपात ये भी एक जलप्रपात है, ये किस नदी पे है? कांगो नदी के बारे में एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे, ये विषुवत जो रेखा है आपकी, जिसे इक्वेटर बोलते हैं, उसे 2 बार काटती है। इसे 2 बार क्या करती है? काटती है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 2 बार इसको काटती का मतलब क्रॉस करती है। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुछ नदियों के बारे में, मकर रेखा के बारे में मकर रेखा को भी एक नदी है अफ्रीका की है जो 2 बार क्रॉस करती है, मकर रेखा। तो उस नदी का नाम है, उस नदी का लिम्पोपो नाम है। क्या है? लिम्पोपो नदी
लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, और कर्क रेखा की बात करें तो उसे माही नदी 2 बार क्रॉस करती है अपने भारत में, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। करीबा बांध के बारे में बात करें, करीबा अफ्रीका की एक और नदी है करीबा, जो कि करीबा बांध अगर आपसे पूछे किस नदी पे बना हुआ है तो वो ये भी अफ्रीका में है। ये करीबा बांध जाम्बेजी नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? जाम्बेजी नदी। और भी नदियां हैं अफ्रीका की जिसे पाम तेल की नदी या फिर पाम ऑयल रिवर कहते हैं, नाइजर नदी को, और ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए यहीं कहीं लिख देते हैं, पाम तेल की नदी अगर आपसे पूछे पाम तेल की नदी किस रिवर को कहते हैं तो वो कहते हैं नाइजर नदी को। किस नदी को? नाइजर नदी। ये भी अफ्रीका की एक नदी है, ये अफ्रीका की नदी है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का रिवीजन कर लेंगे कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है, तो हमने बताया जाम्बेजी नदी पे। करीबा बांध भी पूछे तो किस नदी पे है, हमने बताया जाम्बेजी नदी पे। और आसवान बांध नील नदी पे बना हुआ है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पे बना हुआ है। विषुवत रेखा को ये 2 बार क्रॉस करती है, ये भी हमने बताया आपको। और यहीं पे मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी लिम्पोपो नदी है, अफ्रीका महाद्वीप की। और करीबा बांध बना हुआ जाम्बेजी नदी अफ्रीका में, आप सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर में CLI का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, कंप्यूटर से संबंधित कुछ पूर्ण रूप के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, फुल फॉर्म के बारे में। आइए चलिए, CLI का अगर आपसे पूछे तो इसका फुल फॉर्म तो होता है कमांड लाइन इंटरफेस। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? कमांड लाइन इंटरफेस। आइए चलिए, कंप्यूटर से संबंधित कुछ फुल फॉर्मों के बारे में आज तक जो एग्जाम में पूछा गया उसको पढ़ लेते हैं। जैसे CD, जो पहले CD होता है, कैसेट भी बोलते हैं इसको, उसको क्या बोलते हैं? उसको कंपैक्ट डिस्क। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क फुल फॉर्म होता है CD का। ठीक, अगर आपसे पूछे PDF का भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है इसका फुल फॉर्म। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, और क्या बताएं आपको? PDF के बारे में आप लोग जान गए। और उसके बाद आप लोग GUI का फुल फॉर्म बता दीजिए। ये भी कंप्यूटर का एक टर्म है, इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या बोलते हैं इसको? ग्राफिकल, इसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है इसका फुल फॉर्म? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक GIF होता है जो आप लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप में, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? CIF नहीं, GIF। GIF के बारे में अगर आपसे पूछे तो वो होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरफेस फॉर्मेट होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक, तो ये कुछ फुल फॉर्म है जो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चे लोग सोचते हैं ये सारा कैसे, कहाँ से तैयार किया जाए, कहाँ से आ जाता है, तो घबराना नहीं है, आप लोग को लगातार क्लास करना है, आप लोग को सब याद हो जाएगा। कंप्यूटर में CLI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस। CD का फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क, और PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और GIF का फुल फॉर्म ग्राफिक्स इंटरफेस फॉर्मेट होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर, कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसा लग रहा है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर। ये फिजिक्स का प्रश्न है या फिर कह सकते हैं साइंस का प्रश्न है। तो इसमें इसके लिए हम लोग
यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि विद्युत प्रवाह की दिशा ज्ञात करना है तो गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। एक चीज़ और यहाँ पे पूछा जाता है कि अगर विद्युत धारा की किसी परिपथ में विद्युत धारा का परिमाण ज्ञात करना हो, परिमाण ज्ञात करना हो तो किस परिपथ का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग अमीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अमीटर लगाते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विभवांतर का माप किससे करते हैं, किस यंत्र को करते हैं? विभवांतर, अगर आपसे पूछे परिपथ में विभवांतर की माप अगर हमें करना हो तो कौन सा मीटर लगाते हैं? तो इसके लिए विभवांतर का माप करता है वोल्ट मीटर। कौन सा मीटर करता है? वोल्ट मीटर विभवांतर का माप करता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि लैक्टोमीटर क्या करता है, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। लैक्टोमीटर तो आप सभी जानते हैं कि ये दूध की क्या बताता है? दूध की शुद्धता बताता है। क्या बताता है? लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता के लिए ये बताता है। अगर आपसे पूछे कि वर्षा का माप, यहाँ पे आप लोग बताएंगे वर्षा का माप किस यंत्र से करते हैं? तो ये रेन गेज से करते हैं। किससे करते हैं? रेन गेज से वर्षा का माप करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे की ओर। पहले इसका रिवीजन करेंगे कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा ज्ञात करने के लिए अगर दिशा ज्ञात करना है गैल्वेनोमीटर, अगर विद्युत धारा का परिमाण ज्ञात करना है तो उसके लिए अमीटर लगाएंगे। अब विभवांतर की माप करना है तो वोल्ट मीटर उसके लिए लगाएंगे। लैक्टोमीटर क्या करता है? लैक्टोमीटर हो गया क्या? लैक्टोमीटर क्या करता है? दूध की शुद्धता का माप करता है। वर्षा का माप रेन गेज से होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क तो ये सेकेंडरी डिवाइस है भाई, हार्ड डिस्क। आइए चलिए डिवाइस के बारे में कुछ प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। सेकेंडरी क्यों है? चलिए आइए देखते हैं। देखिए डिवाइस जो होती है, स्टोरेज डिवाइस या फिर स्मृति इसे बोलते हैं, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। एक होता है प्राइमरी डिवाइस, एक होता है आपका प्राइमरी डिवाइस होता है, एक प्राइमरी मेमोरी होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जिसे आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आंतरिक स्मृति बोलते हैं। हिंदी में इसको स्मृति बोलते हैं। ठीक, आंतरिक स्मृति। ये होता है रैम और रोम, ये दोनों क्या होता है? ये आंतरिक स्मृति होता है। और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। अब ये क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी? इसको बाह्य स्मृति कहते हैं। बाह्य स्मृति का मतलब बाहर वाला, जो बाहर से आप लोग लगा सकते हैं। जैसे हो गया आपका हार्ड डिस्क, यहाँ पे दिया गया है हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे बोलते हैं, और डीवीडी भी आप लोग ध्यान रखेंगे, और एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी भी हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया। और चिप वगैरह भी चलते हैं। चिप, पेन ड्राइव ये सभी क्या है? पेन ड्राइव ये है आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका रिवीजन करते हैं कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। तो ये सेकेंडरी है। स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी मेमोरी जिसे बोलते हैं और दूसरे को सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी को आंतरिक स्मृति हिंदी में बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को बाह्य स्मृति बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल रैम रोम हो गया, और सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल ढेर सारे हैं। हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया जिसे कम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, एसएसडी जिसे सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं, और डीवीडी और एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, चिप और पेन ड्राइव, ये सभी होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विकास हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये बायो का प्रश्न है। तो देखिए विकास हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, जो कि आपके वृद्धि के लिए, शरीर के वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। और अगर आपसे पूछे कि इस विकास हार्मोन का, हमारे शरीर के जो विकास हार्मोन है उसका
नाम क्या है? इसका नाम है सोमैटोट्रोपिन। उसका क्या नाम है? सोमैटोट्रोपिन। ये हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए जिम्मेदार है। तो ये भी, इसका भी नाम आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। पीयूष ग्रंथि, जिसे शरीर की मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स इंग्लिश में से बोलते हैं। ये कुछ हार्मोन का स्राव करता है। आइए चलिए कुछ हार्मोन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हार्मोन से संबंधित प्रश्न भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे लुटियोट्रोपिक हार्मोन, ये एक प्रकार का लुटियोट्रोपिक हार्मोन, एच फॉर हार्मोन, आप लोग समझिएगा। ये किस लिए जिम्मेदार होता है? अगर आपसे पूछे कि ये पुरुष में क्या काम करता है, तो पुरुष में ये शुक्राणु जनन का काम करता है। क्या करता है? पुरुष में शुक्राणु जनन के लिए, शुक्राणु के निर्माण के लिए ये जिम्मेदार होता है। शुक्राणु जनन के लिए ये जिम्मेदार होता है। और महिला में यही हार्मोन, लुटियोट्रोपिक हार्मोन, अगर आपसे पूछे कि महिला में क्या काम करता है, तो ये कार्य करता है महिला में अंड जनन के लिए जिम्मेदार होता है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। ये अंड जनन के लिए जिम्मेदार होता है। और एक महिलाओं में हार्मोन पाया जाता है जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं। ये महिलाओं में क्या करता है? इसका निर्माण भी कौन सा हार्मोन करता है? लुटियोट्रोपिक हार्मोन करता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुछ हार्मोन के बारे में अगर आपसे पूछे, लुटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में एक बार एग्जाम में पूछा गया है। एक हार्मोन के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, लुटिनाइजिंग हार्मोन। क्या होता है लुटिनाइजिंग हार्मोन? ये एक हार्मोन होता है जो मेल में टेस्टोस्टेरोन के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए? टेस्टोस्टेरोन के लिए जिम्मेदार होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये हार्मोन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो यहाँ पे आप लोग को बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? विकास हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? या फिर पूछ ले सोमैटोट्रोपिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। लुटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में बताया, ये पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के लिए जिम्मेदार होता है। और लुटियोट्रोपिक हार्मोन ये पुरुष में बात करें तो शुक्राणु जनन का कार्य करता है, महिला में अंड जनन और एस्ट्रोजन के निर्माण में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं। किसे काकतीय राजवंश के शासन किसने काकतीय राजवंश के शासन को समाप्त किया? तो वो समाप्त किए थे आपके दिल्ली सल्तनत के लोगों ने। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। काकतीय राजवंश के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इस प्रश्न में। दिल्ली सल्तनत के लोगों ने, दिल्ली सल्तनत का नाम आप लोग सुने होंगे। तो इन्होंने क्या किया? काकतीय राजवंश को समाप्त किया। काकतीय राजवंश के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान रखेंगे। ये तेलुगु थे। कौन थे? तेलुगु थे। काकतीय राजवंश के लोग तेलुगु थे। और दूसरी बात करें कि काकतीय राजवंश की अगर स्थापना के बारे में पूछे तो पोलराज सेकंड का नाम आप लोग याद रखेंगे। पोलराज सेकंड, इन्होंने काकतीय राजवंश की स्थापना किया था। और जो कोहिनूर हीरा का पहला मालिक, कोहिनूर हीरा का नाम आप लोग नाम सुने होंगे। कोहिनूर हीरा जिसे नादिर शाह अब्दाली ने लूट करके भारत से ले गया था, इसका जो पहला प्रमाण जो मिलता है, कोहिनूर हीरे का जो पहला मालिक की बात करें या फिर पहला प्रमाण जो मिलता है, वो कौन थे? वो थे आपके काकतीय राजवंश के लोग। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। और इससे दिल्ली सल्तनत को अगर आपसे पूछे समाप्त किसने किया था, तो आप सभी जानते हैं एक शासक था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ही क्रूर शासक था अलाउद्दीन खिलजी। और इस अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था। इस अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जो कि बहुत ही क्रूर था, इनसे भी ज़्यादा क्रूर था। वो अलाउद्दीन जो भी ऑर्डर दे देते थे उसका काम था कि वो पूरा ही करके मानता था। तो इस सेनापति जिसका नाम था मलिक काफूर, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। मलिक काफूर के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। काफूर, इसी ने क्या किया था? किसने काकतीय राजवंश को समाप्त किया था। आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं, इसका रिवीजन करेंगे कि किसने काकतीय राजवंश के शासन को समाप्त किया। तो दिल्ली सल्तनत के लोगों ने भी दे सकता है एग्जाम में, या फिर अलाउद्दीन खिलजी भी दे सकता है, या फिर इसके सेनापति मलिक काफूर ने। इतिहास जानते हैं, दिल्ली सल्तनत का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, इसका एक सेनापति था मलिक काफूर। इसने क्या किया था, काकतीय राजवंश को समाप्त किया था। काकतीय राजवंश के जो लोग थे तेलुगु थे। इसकी स्थापना, काकतीय राजवंश की स्थापना पोल राज सेकंड ने किया था। कोहिनूर हीरा का पहला जो मालिक था वो काकतीय राजवंश के लोग ही थे। अगला प्रश्न है भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना और बहुत ही दर्दनाक घटना, जिसे बोलते हैं हम लोग जलियांवाला बाग घटना। इसमें क्या हुआ था, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की क्या होती है, गिरफ्तारी हो जाती है रॉलेट एक्ट के तहत। और इसमें इनको छुड़वाने के लिए, वो वहाँ पे स्थानीय नेता थे, उनको छुड़वाने के लिए कुछ लोग 13 अप्रैल 1919 के दिन क्या करते हैं, अमृतसर पंजाब में धरना प्रदर्शन करते हैं। 13 अप्रैल 1919 के दिन धरना प्रदर्शन करते हैं। अच्छा, जांच के लिए समिति कौन सी बनाई गई थी, तो पहले प्रश्न पूरा कर लीजिए। जांच के लिए हंटर समिति का आयोजन किया गया था। जांच के लिए हंटर समिति का आयोजन किया गया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 13 अप्रैल 1919 कहाँ पे हुआ था, जलियांवाला बाग एक जगह है जो कि है अमृतसर पंजाब में। कहाँ पे, अमृतसर पंजाब में। इस जगह पे क्या हुआ, कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उस निहत्थे लोगों पे गोली चलाने का आदेश किसने दे दिया था, गोली चलाने का आदेश। ये बात भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो ये दिया था आपके जनरल डायर ने। किसने दिया था गोली चलाने का आदेश, तो जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। और इसमें एक एग्जाम में और प्रश्न पूछा जाता है कि इस घटना में किसने सहयोग किया था, किस भारतीय ने सहयोग किया था, तो एक हंसराज, एक भारतीय का नाम है हंसराज। इन्होंने, ये इंडियन थे और इन्होंने इस घटना में जनरल डायर का सहयोग किया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इस समय समिति, मतलब इस घटना के समय जो वायसराय थे भारत में, वो थे आपके चेम्सफोर्ड। तो इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत में वायसराय कौन थे, तो चेम्सफोर्ड। तो इसके लिए ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए समिति कौन सी बनाई गई थी, तो ये हंटर समिति बनाई गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में। इसमें गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था और इस समय वायसराय भारत में थे चेम्सफोर्ड और इसमें सहयोग हंसराज नामक एक भारतीय व्यक्ति ने इनका सहयोग किया था। बताइए कैसी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं कि कौन मंदिर चोल मंदिरों में से एक नहीं है। तो आइए चलिए, इस तरह की जब भी कोई प्रश्न आए नहीं वाला, तो पहले हम लोग देखते हैं कि कौन से चोल मंदिर हैं जिनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो देखिए, चोल मंदिरों में है एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसके बारे में आप लोग सुने होंगे, बृहदेश्वर मंदिर। और ये बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो ये चोल से संबंधित है। और गंगईकोंडा मंदिर के बारे में जानते हैं, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है। गंगईकोंडा चोलपुरम करके है, गंगईकोंडा चोलपुरम। चलिए ये तो आप लोग जान ही जाएंगे क्योंकि चोलपुरम यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये भी आपके एक चोल मंदिर है। और एक मंदिर के बारे में और आप लोग याद रखेंगे जिसे क्या बोलते हैं, ऐरावतेश्वर मंदिर। ये भी क्या है, एक चोल मंदिर है। तो कुछ चोल मंदिर के बारे में आप लोग याद रखेंगे, ठीक, कुछ चोल मंदिर के बारे में याद रखेंगे जैसे। और एक विरूपाक्ष मंदिर के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विरूपाक्ष मंदिर भी यहाँ का फेमस है, विरूपाक्ष मंदिर। और ये है आपके विजयनगर साम्राज्य से स्थित है, लेकिन ये चोल से संबंधित नहीं है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, ये चोलों का नहीं है। और अगली बात ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हम्पी में स्थित है, ये मंदिर हम्पी में स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है, तो हम्पी में स्थित है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कौन चोल मंदिरों में से एक नहीं है। तो कुछ चोल मंदिर जैसे बृहदेश्वर मंदिर पूछ ले, चोल मंदिर है। गंगईकोंडा चोलपुरम, ये चोल मंदिर है।
एरावतेश्वर मंदिर, ये भी एक चोल मंदिर है। जबकि विरूपाक्ष मंदिर की बात करें तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी कर्नाटक में ये मंदिर स्थित है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे IGMDP, कब शुरू किया गया? तो ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम आपको याद रखना है 1983 में शुरू किया गया था। ये प्रोग्राम 1983 में शुरू किया गया था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है और इस प्रोग्राम का नेतृत्व करने वाले कौन थे? नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम इस प्रोग्राम का नेतृत्व करते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला बात है कि मतलब अगली चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, इस प्रोग्राम के तहत भारत में 5 मिसाइल का निर्माण किया गया था, जिनका नाम था पृथ्वी, जो कि सरफेस से सरफेस वार करती है। सरफेस से सरफेस आप लोग ध्यान रखेंगे, पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया। अग्नि मिसाइल के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अग्नि मिसाइल भी सरफेस से सरफेस वार करती है। आकाश मिसाइल का इसी के तहत ही निर्माण किया गया। आकाश मिसाइल ये सरफेस टू एयर वार करती है। और आपका आकाश हो गया, और एक त्रिशूल मिसाइल के बारे में भी याद रखेंगे। ये भी सरफेस टू एयर वार करती है और इसी के तहत ही नाग मिसाइल का निर्माण किया गया, जो कि एक टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक, नाग का निर्माण किया गया जो कि एक टैंक रोधी मिसाइल है। टैंक रोधी का मतलब टैंक से डिफेंस करेगा। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एक टैंक रोधी मिसाइल है। तो इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? 1983 में शुरू किया गया और इस प्रोग्राम का नेतृत्व APJ अब्दुल कलाम ने किया था। इसके तहत 5 मिसाइल बनाए गए, एक पृथ्वी, और ये भी पूछा जाता है कि सतह से सतह वार करने वाली मिसाइलों में से एक कौन है? तो पृथ्वी। अग्नि जो कि सतह से सतह वार करती है। आकाश सरफेस टू एयर, और त्रिशूल सरफेस टू एयर वार करती है। और नाग जो है ये टैंक रोधी मिसाइल है। तो इसके बारे में भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 2025 तक कितने महारत्न PSU हैं? तो 2025 में जो है हमारे पास 14 कुल महारत्न है। 14वां जो है 14 नंबर का है HAL। हाल मतलब ये HAL क्या बोलते हैं? इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बोलते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बोलते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक, तो इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक, ये आपका 14वां नंबर का जो है महारत्न कंपनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी का प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न इकोनॉमी में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि इडुक्की बांध किस नदी पे बना हुआ है? बहुत सही। आइए अब हम लोग बढ़ चुके हैं इंडियन जियोग्राफी में, और इंडियन जियोग्राफी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे बांधों से संबंधित आइए चलिए प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि पेरियार नदी, ये इडुक्की बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो ये पेरियार नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? पेरियार नदी पे बना हुआ है। ये बांध पेरियार नदी पे बना हुआ है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे नागार्जुन बांध, अगर और कुछ प्रश्नों की बात करें, नागार्जुन बांध, तो नागार्जुन जो बांध है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये बना हुआ है आपकी कृष्णा नदी पे। किस नदी पे? कृष्णा नदी पे बना हुआ बांध है। एक बांध है अलमाटी बांध, ये भी किस नदी पे बना हुआ है? कृष्णा नदी पे बना हुआ है। तो इसके बारे में भी यहाँ पे अलमाटी बांध के बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। अलमाटी बांध, तो ये भी कृष्णा नदी पे बना हुआ है। ठीक, आगे बात करते हैं कुछ और बांधों के बारे में। यहाँ पे सरदार सरोवर बांध के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, सरदार सरोवर डैम। तो सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे बना हुआ है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बना हुआ है?
नांगल बांध इस सतलुज नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? सतलुज नदी पे बना हुआ है भाखड़ा नांगल बांध। आगे बात करते हैं कुछ और बांध के बारे में। अगर मेट्टूर बांध भी आपसे पूछे, मेट्टूर बांध, ये आप लोग ध्यान रखेंगे ये किस नदी पे बना हुआ है? तो ये कावेरी नदी पे बना हुआ है। कावेरी नदी पे। कावेरी नदी कहाँ पे? तेलंगाना में। ये तमिलनाडु में बना हुआ है, सॉरी तमिलनाडु में ये बांध बना हुआ है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि इडुक्की बांध किस नदी पे बना हुआ है? हमने बताया पेरियार नदी पे बना हुआ है। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पे, और कृष्णा नदी पे ही अलमाटी बांध भी बना हुआ है। और सरदार सरोवर बांध किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पे, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन विधि है? यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे कि कौन सी विधि है। तो इसको अलग करने के लिए जो यहाँ पे हमारे पास कुछ पृथक्करण की विधियाँ होती हैं जिसके बारे में एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसको अलग करते हैं ऊर्ध्वपातन से। ऊर्ध्वपातन आप लोग जानते हैं, जैसे कपूर जलाएं और सीधे वो का क्या हो गया? जल करके ख़त्म हो गया। इस विधि को क्या कहते हैं? कपूर का जलना ऊर्ध्वपातन विधि का एग्जाम्पल है। ये सीधे ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट होता है। और हमारे पास कुछ विधियां हैं पृथक्करण की जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग कब किया जाता है? चुंबकीय पृथक्करण की जो विधि है ये किस तरह के खनिज को अलग करने के लिए किया जाता है? तो ये आपके जिसमें चुंबकीय गुण होता है, चुंबकीय गुण होता है, ऐसे खनिज जिसमें चुंबकीय गुण होता है उसको अलग करने के लिए, उससे अयस्कों को अलग करने के लिए क्या किया जाता है? चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। और आप लोग ध्यान रखेंगे एक आसवन विधि के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। आसवन विधि के बारे में पूछा जाता है। ये किस तरह के अयस्कों खनिजों को अलग करने के लिए किया जाता है? तो जिसमें क्वथनांक का अंतर होता है, क्वथनांक का अंतर होता है, उसके लिए इसे प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इतना रिवीजन कर लीजिए आप लोग। जैसे NaCl और NH4Cl के मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग? तो इसके लिए हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि, और हमने बताया चुंबकीय पृथक्करण विधि में किसके लिए प्रयोग किए हैं? जिसमें चुंबकीय गुण का अंतर होता है। आसवन विधि किसके लिए प्रयोग किए हैं? जिसमें क्वथनांक का अंतर होता है। अगला प्रश्न है फिर कंप्यूटर से है, कह रहा है कि 1 पेटाबाइट कितने टेराबाइट के बराबर होता है? तो 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। 1024 को आपको ऑप्शन में 10⁻³ टेराबाइट भी लिख सकता है, ये भी सही है, आपको गलत नहीं करना है। ऐसे कभी कभी हमने एक दो एग्जाम में इस तरह के भी ऑप्शन देखे हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछे कि 1 टेराबाइट एक टीबी कितने जीबी के बराबर होता है? तो ये 1024 जीबी के बराबर होता है। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपसे पूछे कि 1 जीबी कितने एमबी के बराबर होता है? तो ये 1024 एमबी के बराबर होता है। अगर आपसे पूछे कि 1 एमबी कितने केबी के बराबर होता है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 1024 केबी के बराबर होता है। और 1 केबी ये कितने बिट के बराबर होता है? तो ये 1024 बिट के बराबर होता है। और 1 बिट में कितने निबल होते हैं? तो ये 8 निबल, सॉरी 1 बिट में 8 बाइट होते हैं। ठीक, 1 बिट में 8 बाइट होते हैं और 1 निबल में 4 बिट होते हैं। ये भी पूछा गया है 1 निबल में कितने बिट होते हैं? तो 4 बिट होते हैं। तो ये भी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि एक पेटाबाइट कितने टेराबाइट के बराबर होता है। ये 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। हमने बताया कि एक टेराबाइट 1024 GB, 1 GB 1024 MB, 1 MB 1024 KB और 1 KB 1 KB 1024 बिट के बराबर होता है। और एक बिट में 8 बाइट होते हैं, एक निबल में 4 बिट होते हैं। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सॉरी ये बिट रहेगा। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। यहाँ पे 1 KB में 1024 बाइट होते हैं और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो एशिया का जो सबसे बड़ा देश है, आपको पता होगा कि एशिया का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है। कौन सा है? रूस है। ये 2 महाद्वीप में स्थित है, एशिया और यूरोप में भी ये स्थित है। अगर आपसे पूछे इसी तरह के एशिया का सबसे बड़ा करके पूछे, तो अगर आपसे पूछे कि एशिया का, अगर यहीं पे नोट करेंगे, अगर सबसे पहले छोटा देश, बड़ा देश देखेंगे तो छोटा देश जरूर देखना पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछे कि एशिया का, यहाँ पे एशिया की बात हो रही है, तो एशिया का सबसे छोटा देश है वो मालदीव है। कौन सा है? मालदीव। ठीक, इसके बारे में ऐसे याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बताइए, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बता दीजिए कौन है। तो एशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है बोर्नियो। कौन सा द्वीप है? बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर आपसे पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बता दीजिए, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बता दीजिए। तो एशिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है आपका गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल, यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात नहीं हो रही है, वो है आपका गोबी मरुस्थल या फिर गोबी रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान। अगर आपसे पूछे कि एशिया की सबसे लंबी नदी बता दीजिए, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी बता दीजिए कौन सी है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है आपके माउंट एवरेस्ट, एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो भी माउंट एवरेस्ट ही होगा, क्योंकि वो एशिया में है, इसी वजह से ये एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी होगी। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी झील का नाम बता दीजिए, तो एशिया की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर एशिया की सबसे बड़ी झील है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है आपका रूस। एशिया का सबसे बड़ा देश रूस और सबसे छोटा देश मालदीव। और सबसे बड़ा द्वीप एशिया का बोर्नियो, सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी, और सबसे लंबी नदी यांगसी नदी चीन में बहती है, चाइना में। और सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। और सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, वो है आपके फातिमा बीबी। इनका नाम क्या है? फातिमा बीबी है भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं आप सभी जानते हैं कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो ये सुचेता कृपलानी है। मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और मुख्यमंत्री हो गया। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की बनी थी, ये आपकी सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। इन सभी के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। सुचेता कृपलानी भी उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत की पहली महिला लोकसभा
अध्यक्ष वो थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। और भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी भी का नाम आप लोग याद रखेंगे। भारत की पहली मुस्लिम शासिका के बारे में बता दीजिए। भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे कि भारत की पहली मुस्लिम शासिका वो थी आपकी रजिया। कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान थी। ठीक, चलिए रिवीजन करते हैं कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? वो थी आपकी फातिमा बीबी। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी थी। पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। पहली महिला आईपीएस किरण बेदी थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या सामान्यतः धातु का गुण है? तो धातु का जो सामान्यतः गुण है, सामान्यतः अगर आपसे पूछे धातु का, तो ये विद्युत का एंड उष्मा का, विद्युत का और उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। यानी कि इससे करंट भी फ्लो होता है और हीट भी फ्लो होता है। सुचालक या फिर चालक भी आपको मिल सकता है। तो और आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर धातुओं की बात करें, धातु किसे कहते हैं पहला नंबर, और दूसरा नंबर अधातु किसे कहते हैं? तो देखिए धातु जो होता है वो आपका कठोर होता है। धातु जो होता है वो कठोर होता है। और इसमें क्या होता है? धातु चमकीला भी होता है। चमकीला होता है, तन्य होता है। तन्य मतलब कि इसे टेढ़ा किया जा सकता है। टेढ़ा करके भी फिर छोड़ेंगे, सीधा हो जाएगा, इस तरह से किया जा सकता है। आघात, इसमें आघात वर्धनीयता पाई जाती है। आघात वर्ध होता है, मतलब आघात वर्ध का मतलब इसे पीट करके आप फैला सकते हैं। और ध्वनिक होते हैं। ध्वनिक यानी कि इसमें ठोकेंगे तो टन टन की आवाज़ आएगी, तो ये ध्वनिक होते हैं। जबकि अधातुओं की बात करें, ये विद्युत का और उष्मा का क्या होता है? ये कुचालक होता है। यानी कि इसमें विद्युत, कुछ भी कर लीजिए, इसमें विद्युत कुचालक होता है। इसमें विद्युत और क्या बोलते हैं, विद्युत का और उष्मा का दोनों का प्रवाह नहीं होगा। ठीक, और ये कोमल होते हैं। अक्सर ये क्या होते हैं? कोमल होते हैं। और ये क्या होते हैं? गैर तन्य होते हैं। गैर तन्य मतलब इनको टेढ़ा करेंगे तो ये टूट फूट जाएगा, तो इसको गैर तन्य। और आघात वर्धनीयता इसमें नहीं पाई जाती है, तो इसके वजह से इसे बोलते हैं हम लोग गैर आघात वर्ध्य। इसको क्या बोलते हैं? गैर आघात वर्ध। और ये अध्वनिक होते हैं। जो अधातुएं होती हैं अध्वनिक, यानी कि इसको कितना ठोक लीजिए ये बाजेगा नहीं। तो ये सभी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अधातु और धातुओं में क्या अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या सामान्यतः धातु का गुण है। तो ये विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। धातुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं और तन्य होती हैं। और आघात वर्ध इसमें पाए जाते हैं, यानी कि ठोकेंगे, ठोक के इसको मतलब पीट के इसको बढ़ाया जा सकता है। और ध्वनिक होते हैं, यानी कि बजाएंगे तो टन टन बाजेगा। अधातुएं क्या होती है? विद्युत और उष्मा का कुचालक होती हैं और थोड़ा कोमल होती हैं, गैर तन्य होती हैं, यानी कि इसको लचीलापन इसमें नहीं पाया जाता। गैर आघात वर्ध होती हैं, यानी कि इसको पीट करके बढ़ाया नहीं जा सकता। और अध्वनिक होती है, यानी कि ठोकने पे बाजेगा नहीं, कुछ भी कर लीजिए। और अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी जो होता है भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। महान्यायवादी के बारे में आइए चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि महान्यायवादी के बारे में किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में चर्चा है, तो आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद नंबर 76 में। अगर आपसे पूछे कि महान्यायवादी के, भारत के जो महान्यायवादी हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है या फिर इनको हटाता कौन है, तो इनकी नियुक्ति और हटाने का दोनों का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं?
राष्ट्रपति करते हैं, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सदन की कार्यवाही में, ये पूछा जाता है कि जो महान्यायवादी होता है वो सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे कि वो सदन की कार्यवाही में ये भाग ले सकता है, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। लेकिन वोट की बात करें तो ये वोट नहीं कर सकता, और ये प्रश्न भी एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। और भारत के पहले जो महान्यायवादी थे, तो इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। पहले न्यायवादी का MC सीतलवाड़ नाम था, MC सीतलवाड़ नाम था। और वर्तमान समय में जो भारत के महान्यायवादी हैं वर्तमान समय में, उनका क्या नाम है? R वेंकट रमणी। क्या है? R वेंकट रमणी है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पहले रिवीजन करेंगे कि भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी के बारे में आप लोग को अनुच्छेद 76 पढ़ना पड़ेगा। इनकी नियुक्ति और हटाने का काम राष्ट्रपति महोदय करते हैं। महान्यायवादी जो होता है सदन की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है, लेकिन ये अपना वोट नहीं कर सकता। पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ और वर्तमान समय R वेंकट रमणी हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल।